नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे रूबरू श्रवणगढ़ जी से। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा में हार के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव है और उसके बाद दिल्ली प्रदेश में भी। लेकिन सबको यह लगता है कि महाराष्ट्र में जो कमाल, जो करिश्मा इंडिया गठबंधन ने किया, क्या वही कमाल, वही करिश्मा इंडिया गठबंधन विधानसभा के चुनाव में भी करेगी, या फिर वैसे ही उलटफेर जैसे हरियाणा में हुआ यह भी हो सकता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का मोमेंटम इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी को मिला था, हरियाणा ने उस पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की असली अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र में होनी है। महाराष्ट्र में अगर वो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों को जीतने से रोकने में कामयाब रहे, तो फिर एक बार फिर ये डिबेट शुरू होगी इस देश के अंदर कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू चुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो अब अवसान की तरफ है। और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि दरअसल राहुल गांधी की जो जीत की बातें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की जा रही थी, वो महज एक इत्तेफाक था, अनायास था, फ्लूक था। ऐसे में राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा अब महाराष्ट्र में होनी है। जानेंगे हम श्रवण जी से कि दरअसल कैसे वो इस पूरे मामले को देखते हैं, और क्या वो भी ये मानते हैं कि दरअसल राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा है, न केवल उनकी बल्कि भारत नाम के राज्य की भी, भारत नाम के राष्ट्र राज्य की भी। जी, आपने तीन चीजें कही। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी अगर जीत भी जाए तो भी मोदी जी का सितारा अब अस्ताचल की ओर है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का मोदी जी के चमत्कार से कोई लेना देना रहेगा नहीं, इसलिए इस मुद्दे को आप थोड़ा सा खारिज कर दीजिए। दूसरा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी का कोई बहुत रोल नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में ये जो राहुल बनाम मोदी बनाया जा रहा है, राहुल पिक्चर में नहीं है, कांग्रेस पिक्चर में है। और वो कांग्रेस जो है वहां दूसरे या तीसरे नंबर पे पिक्चर में है। वहां मूल लड़ाई जो है हिंदुत्व की है और वो उद्धव की है। उद्धव का भविष्य, उद्धव की सेना दांव पर है। इसलिए राहुल का कोई, आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का क्या होगा। महाराष्ट्र के चुनाव से राहुल की हैसियत पर या उनके चमत्कार पर या उनके ऑरा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इंडिया ब्लॉक पर। इंडिया ब्लॉक में रीअलाइनमेंट हो सकता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी जो सुन रहे हैं आवाजें कि समाजवादी पार्टी जो है वो वहाँ के जो 9 सीटों के उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रही है। कांग्रेस 5 सीटें चाहती थी, समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं। मीडिया का एक वर्ग इसको प्रचारित कर रहा है कि हरियाणा के चुनाव ने राहुल की या कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को खत्म कर दिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। राहुल की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। राहुल का ऑरा है, प्रभाव है देश में। वो एकमात्र विपक्ष के नेता हैं जिनकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पहचान है। ऐसा और कोई नेता विपक्ष में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उनके समानांतर या मोदी जी के समानांतर जो नेता हैं वो राहुल हैं, और मोदी जी अखिल भारतीय स्तर पर उनकी पहचान है, पर दक्षिण में उनका कोई असर नहीं है। और देश के पूर्वी भाग में भी मोदी जी का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है।
तो राहुल की जो आइडेंटिटी है वो बहुत देशव्यापी है, वो काफी बड़ी है। सीटों के मान से नहीं कहें, इज्जत के और इमोशनल कनेक्ट के मान से। अब आ जाए, आपने जो महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में जो 2-3 बातें कही है उस पर हम आते हैं, और उसी में हम फिर राहुल की चुनौती के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो चुनौती है महाराष्ट्र में, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि उस पर बाद में बात करेंगे, पर उस पर पहले कर लें। महाराष्ट्र में राहुल के सामने चुनौती यह है कि उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाने से रोका जाए। उद्धव ठाकरे संजय राउत के माध्यम से जिस तरह का दबाव पैदा कर रहे हैं कांग्रेस पर, उससे ये लगता है कि वो एक ऑप्शन ये भी खुला रखना चाहते हैं कि चुनाव के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार बना लें। दूसरा ऑप्शन ये कि शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे और उद्धव की जो सेना है, वो मिलकर सरकार बना ले। तो इसलिए एक तो बड़ा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी के सामने चुनौती यह है कि उद्धव ठाकरे को इस तरह का कोई भी उपक्रम करने से रोका जाना चाहिए, और उसका तरीका एकमात्र ये है कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने इलेक्शन के बारे में उठाया, उसमें मेरी राय ये, मेरा सोच ये है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो पेच पैदा करेंगे वो शरद पवार करेंगे, और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों की चाबी मैं मानता हूं कि शरद पवार के पास है। जी। राहुल गांधी अगर स्वीकार भी कर लें कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, अगर शरद पवार मंजूर नहीं करते हैं तो वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगा, और उसमें आरोप ये लगाया जाएगा कि शरद पवार जो हैं अपने पूंजीपति मित्रों की लॉबी के दबाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को बनने में बाधा बन रहे हैं, या वो नहीं चाहते कि उद्धव की सरकार बने और वो कुछ ऐसे फैसले लें जिसमें धारावी जैसे प्रोजेक्ट भी स्क्रैप कर दिए जाए। सबसे बड़ा जो विरोध हो रहा है वो शरद पवार की ओर से हो रहा है कि वो उद्धव को फेस नहीं बनना देना है। खबरें बता रहा हूँ, और खबरें ये है कि शरद पवार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद इस बारे में फैसला होना चाहिए। चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे चुनाव तक रुकेंगे नहीं, उद्धव ठाकरे पर इतना धैर्य नहीं है, और उद्धव ठाकरे के जो अमित शाह है, संजय राउत, वो जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं वो काफी कई तरह की शंकाएं उत्पन्न करता है। तो ये जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो मैंने एक मूल बात कही, जो मैं बाद में कहना चाहता था, वो मैंने कही है कि मोदी जी का ऑरा मैंने बताया, राहुल गांधी पर कोई असर नहीं होगा वो बताया मैंने, और महाराष्ट्र में जो चाबी है इलेक्शन की वो शरद पवार के पास है, और मैंने ये बताया कि पूरी कोशिश होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को कोई बहाना नहीं मिल जाए कि वो चुनाव के पहले तो जाएंगे नहीं, पर चुनाव के बाद वो डेस्परेट हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। वो नहीं हो तो भी उनके साथ के लोग डेस्परेट हैं। अब आते हैं अपन हरियाणा के चुनाव का इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर, जो आपका मूल सवाल है। मैंने पहले भी कहा है, बाद में रिपीट भी कर रहा हूं कि
कांग्रेस की हरियाणा में हार जो है वो राहुल गांधी के लिए वरदान साबित हुई है। अगर आप ताजा खबरें देखें, जो नेशनल मीडिया, सरकारी गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जिसको प्रचारित कर रहा है, वो ये कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 28 सीटों को लेकर काफी मतभेद चल रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में सीटों को लेकर क्या मारामारी चल रही है, वो ये नहीं बता रहे। मैंने एक और चीज कही थी और रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस अगर जीत जाती हरियाणा में तो महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों जगह उसकी हार सुनिश्चित हो जाती। इतने ज्यादा अहंकार से भरी हुई थी कांग्रेस हरियाणा के पहले, और अब जमीन पर आ गई है पूरी की पूरी कांग्रेस। महाराष्ट्र में जो डील कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, वेणुगोपाल ही सर्वव्यापी हैं, भगवान कृष्ण की तरह वही कर रहे हैं, और रमेश जो उनके चन्नी थाला हैं वो भी कर रहे हैं, जो कि फ्लॉप आदमी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती थी और स्ट्राइक रेट जो है 62.5% था, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। शरद पवार ने दो चीजें कही है, अगर आप देखें खबरों को, कि 200 सीटों पर सहमति हो चुकी है एमपी में, और ये बड़ी बात है। 288 में से 200 पर हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये, शरद पवार ने दूसरी बात ये कही कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जिस तीसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो संजय राउत का कहा हुआ है। संजय राउत ने ये कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो निर्णय लेने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। अब इसमें ये ढूंढना चाहिए कि वो क्या कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं संजय राउत, क्योंकि शिवसेना की तरह कांग्रेस में तानाशाही नहीं है। मतलब कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और शिवसेना जो है बाला साहब के जमाने से उन जो मातोश्री से शब्द निकलता था वो अंतिम शब्द होता था। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी में फैसले डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, और संजय राउत को उसकी आदत नहीं है या उद्धव को उसकी आदत नहीं है। तो इसलिए संजय राउत जब ये कहते हैं कि कांग्रेस में इनकॉम्पिटेंस है या कॉम्पिटेंट नहीं है, योग्य नहीं है लोग कांग्रेस के, कैपेबल नहीं है मेकिंग डिसीजन, तो उसमें हमको ये चीज देखना चाहिए कि फर्क क्या है कांग्रेस में होने में और शिवसेना में होने में, क्या फर्क है। अगला पॉइंट ये है आशुतोष जी कि शरद पवार के कथन में जो उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें ये निहित है जो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो समझने की बात है कि हरियाणा में चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था बीजेपी से, महाराष्ट्र की पार्टियों ने नहीं लड़ा था जी। जो अंडरस्टूड, जो कि समझने की बात है कि महाराष्ट्र की पार्टियां कांग्रेस वहां नहीं थी। महाराष्ट्र में शरद पवार जो कन्वे करना चाहते हैं वो ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लड़ाई रीजनल है और शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई है। कांग्रेस की हार जीत से उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए महाराष्ट्र के रिजल्ट को। जैसा मैंने भूमिका में कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को केवल दो ही तबके हराएंगे या जिताएंगे, उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे और श्री शरद पवार। राहुल गांधी नहीं हराएंगे। हराते अगर हरियाणा में जीत जाती कांग्रेस तो अब वो चीज खत्म हो गई।
तो मैंने जैसा कहा, राहुल के सामने जो चुनौती है महाराष्ट्र में वो ये है कि वो किसी भी तरह से उद्धव के नाम की घोषणा करवा दें या सार्वजनिक रूप से कह दें कांग्रेस कि भाई हम इस पक्ष में हैं कि उद्धव को चेहरा बनाया जाए मुख्यमंत्री पद का। दूसरा ये कि 2 डिप्टी सीएम्स हो सकते हैं, जिसमें एक कांग्रेस का हो सकता है, एक एनसीपी का हो सकता है। ये एक चीज अगर ये लोग कर दें तो उससे डैमेज कम होगा। जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है इस समय, और होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। और मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो महाविकास आघाड़ी के में जो सीटों को लेकर 28-30 सीटों को लेकर जो है, और वो भी सीटें इस इलाके की है, बॉम्बे की है, आसपास के इलाके की है, तो उसको लेकर जो मतभेद है उतना है। दूसरा ये कि शिंदे गुट ने, ये शिंदे के समर्थकों ने ये घोषणा कर दी है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या वही बनेंगे। ये उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के सामने भी अस्तित्व का सवाल है। अगर आप देखें कि महाराष्ट्र के चुनाव में शिंदे का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत ही गजब था, मतलब वो बीजेपी के मुकाबले काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसलिए शिंदे के लोगों को 7 सीटें मिली। मतलब आप कल्पना कीजिए कि उद्धव को भी 7 मिली और शिंदे को भी 7 मिली, जबकि शिंदे गुट ने कम उम्मीदवार खड़े किए। तो शिंदे, जितनी कांग्रेस उत्साहित है महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव को लेकर, उतने ही एकनाथ शिंदे भी हैं जो अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, वो चीज चल रही है। अब अगर बीजेपी अपने इस दावे पर कायम रहती है कि उसको 288 में से 150 सीटों पर वो लड़ेगी, तो इसका मतलब है कि 288 में से 150 को माइनस अगर कर दें तो फिर जो सीटें बचेंगी उसमें शिंदे गुट को भी दी जाएगी, अजीत पवार को भी दी जाएगी और बाकी लोगों को भी दी जाएगी। क्या उस पर शिंदे एग्री करेंगे, अजीत पवार एग्री करेंगे, ये देखना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर राहुल के बारे में जो आपने कहा, मैंने तो कहा कि कोई असर नहीं होगा, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल के पास उम्र है बहुत, अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल हैं, वो हार जीत चलती रहेगी। 2019 से बड़ी हार तो राहुल के जीवन में आ नहीं सकती। तो इसलिए राहुल को पता है हार कैसी होती है, और राहुल के परिवार को पता है बलिदान क्या होते हैं। तो इसलिए ये पूरा मामला जो है बीजेपी और मतलब संघ वर्सेस मोदी पर टिका हुआ है, ये राहुल वर्सेस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या इंडिया ब्लॉक पर नहीं टिका हुआ है। क्योंकि इन 4 चुनावों के बाद, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो अब कोई मतलब रहा नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक का रीअलाइनमेंट होगा नहीं होगा वो देखना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो 2-3 बातें हैं आशुतोष जी, उसमें एक ये है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जीत होती है कि नहीं होती है, पहली चीज। मतलब राहुल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट कैसा रहता है पूरे उसमें, यानी कि एमवीए की सरकार बनाने में कांग्रेस का योगदान कितना होता है। मतलब कांग्रेस, एमवीए की सरकार अगर नहीं बन पाए तो उसमें कांग्रेस को तो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये मुद्दा है राहुल की ऑल इंडिया स्टैंडिंग को लेकर। ये मानकर चलना चाहिए कि शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। मैं कह रहा हूं लड़ेगी, नहीं कह रहा हूं, चाहेगी। क्योंकि
उसको लगता है कि वहाँ की हिंदुत्व की जो लड़ाई है वहाँ महाराष्ट्र में हिंदुत्व की है, और वही उसकी हिंदुत्व की जो झंडा बरदार है वहाँ पूरी की पूरी, इसलिए उसको लगता है। लोकसभा चुनाव में अगर कोई पैमाना है परफॉर्मेंस का, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस और बेटर होना चाहिए। जो कांग्रेस ने परफॉर्म किया 12 सीटें प्लस की लोकसभा 2024 के चुनाव में, 1 से 13 हो गई। संजय राउत जब कहते हैं कि कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं है या देर कर रही है, तो उसमें हमको बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजें अब पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि अब जी। अभी तक नहीं पढ़ी गई है, तो उन्होंने अभी तक यह चीज नहीं कही थी। यह हरियाणा के कारण हो गया। अब हम आखिरी फेज पर आते हैं कि भाजपा अगर हरियाणा की तरह वोट कटुआ दलों को, उम्मीदवारों को, एमबीए के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के असंतुष्टों को खड़ा करने में कामयाब हो जाती है, जहां मार्जिन बहुत कम रहा था, तो फिर बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे लोकसभा के चुनाव में जो असेंबली वाइज सेगमेंट के जो डिटेल्स आए हैं, लोकसभा चुनाव का कह रहा हूं 2024 के, उसमें असेंबली वाइज जो डिटेल्स आए हैं, 31 सीट्स पर 5,000 का फिगर है जिससे हार जीत का फैसला हुआ है। 31 सीट्स। अब ये बहुत वल्नरेबल सीट्स हैं 31 सीट जो हैं, और इसके हिसाब से लोकसभा चुनाव के हिसाब से 158 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का बहुमत था, और 145 पर जो कि 145 के आंकड़े से बहुत ज्यादा है, बहुमत के आंकड़े से। और महायुति की जो बढ़त थी वो 125 असेंबली सीटों पर थी लोकसभा में। अब यानी ये 33 सीटों का गैप, और 31 सीटों पर लो मार्जिन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये पूरा का पूरा डिसाइड होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव। तो जो जैसा मैंने कहा, कांग्रेस की जो दिक्कत है वो ये कि वो हरियाणा के दूध से जली हुई है, इसलिए महाराष्ट्र की छाछ को भी वो फूक फूक कर पी रही है और पीना चाहती है। तो दिक्कत ये है कि अब ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें क्या होगा, मतलब अंत में क्या होगा। जो हमें आज दिखता है उसमें तो ये दिखता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की हुकूमत बन जाएगी, प्रोवाइडेड उसमें केवियट ये है कि शरद पवार को देखना पड़ेगा कि वो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर एग्री करते हैं कि नहीं। ये बड़ा इसमें पेच है, और वो पेच छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पेच है। तो इसलिए इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जीत, क्योंकि जो एनसीपी को जो महाराष्ट्र में सीटें मिली, 7 सीटें मिली, मतलब शिवसेना उद्धव को 9 मिली, तो इनको 7 सीटें मिली अपने शरद पवार को, और अजीत पवार को 1 सीट मिली। तो हौसले बहुत बुलंद हैं शरद पवार की पार्टी, 0 से 7 पर वो आए हैं, और 8 है उनको सर। लगता भी है। जी 8 है, जी? 8 10 में से अच्छा 8 8 है, ओके। तो ये जो पूरा का पूरा गणित है, ये किस करवट जाएगा, मैं अभी कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि कौन जीत रहा है, पर मैंने आपको फैक्ट्स बताए। जी। फैक्ट्स में केवल ये है कि जो कंक्लूजन है कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है। ये महाराष्ट्र का चुनाव संघ लड़ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव राहुल नहीं लड़ रहे हैं, वहां का चुनाव महाराष्ट्र ये उद्धव और शरद पवार लड़ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव का असर राहुल पर नहीं होगा, इंडिया ब्लॉक पर होगा, और चुनाव के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के बाद इंडिया ब्लॉक का रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणा के चुनाव का भी कोई असर नहीं होगा, और जी। राहुल की जो प्रतिभा है या चमत्कार है वो अब आने वाले 20-25 साल इंटैक्ट रहने वाले हैं, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चिंता और बहस करने की जरूरत नहीं है। जी थैंक यू सर।
थैंक यू सर।